हम्म, तो पेज नंबर 12.16 से शुरू कर रहे हैं। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 241 राइट फ्रॉम दिस ईयर। अब ये इसका थोड़ा बहुत हिस्ट्री अगर हम पढ़ें तो हमने कहाँ तक, हमने ये कौन सा टॉपिक तुम्हारा शुरू हो रखा था कि एप्लीकेशन फॉर कॉलिंग और ऑब्टेनिंग ऑफ डायरेक्शन टू कॉल एजीएम राइट। तो हमने ये देखा था कि अगर देखो अंडरस्टैंड, इफ़ फॉर एग्जांपल अ कंपनी वांट्स टू कॉल एजीएम, और कंपनी क्या छोड़ो, एक्चुअली कंपनी शुड कॉल एन एजीएम बट इट इज़ नॉट, कंपनी अपने कंप्लाइंसेस नहीं कर रही। हम अब तक यही पढ़ रहे हैं ना, कंपनी की गलतियाँ निकाल रहे हैं, और वो गलतियों को लेकर हम एनसीएलटी के पास जाने वाले हैं राइट। तो उन्होंने अपना एजीएम नहीं किया, एजीएम नहीं किया तो किसी ना किसी शेयर होल्डर को ऐसा लगा ही होगा कि यार एजीएम नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने इस बात का एप्लीकेशन एनसीएलटी को करी, और उसी हिसाब से हम आगे बात कर रहे हैं राइट। तो अब इफ़ फॉर एग्जांपल पीपल अप्लाई, उन्होंने ये सारी चीज़ों के लिए अप्लाई किया था, फिर इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक्स के लिए अप्लाई किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अदर देन दैट व्हाट वी आर रीडिंग हियर इज़ कि अगर मान लो कोई 2-3 लोगों ने या 2-3 शेयर होल्डर्स ने इकट्ठा मिलके भले कोई एप्लीकेशन करी हो एनसीएलटी को, एंड द एनसीएलटी इज ऑल्सो अग्रीइंग टू इट या एक्सेट्रा, बट लेटर ऑन द पर्सन हु अप्लाइड वांट्स टू विड्रॉ कि नहीं मुझे और जाने दो, कोई बात नहीं, या कोई भी तरीके से उसको विड्रॉ करनी है एप्लीकेशन, तो दैट विड्रॉवल विल ऑल्सो बी विद द परमिशन ऑफ एनसीएलटी। आप अपनी मर्जी से कभी भी आ जा नहीं सकते हो, ठीक है। तो एन एप्लीकेशन अंडर सेक्ट क्लॉज ए बी और सबसेक्शन 1 या 241 सारे उन्होंने क्या बोला, कंपनीज एक्ट शेल नॉट बी विड्रॉन विदाउट द लीव ऑफ एनसीएलटी। लीव ऑफ एनसीएलटी लिखा है ना, लीव का मतलब परमिशन ऑफ एनसीएलटी, ठीक है। एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल अंडर सब रूल 1 शेल बी फाइल्ड इन फॉर्म एनसीएलटी 9। डन यहाँ तक सही। उसके अलावा तुम्हारा दिया हुआ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 243 रूल 83। 243 रूल 83 में क्या है कि कोई भी अगर मान लो कंपनी के अंदर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, उसका टर्म है, उसके रेम्यूनरेशन है, उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हम बोलते हैं जिस हिसाब से वो काम करता है राइट, वो चीज़ों में हमें मॉडिफिकेशंस करने हैं। जब भी डायरेक्टर की, अब डायरेक्टर की जो रेम्यूनरेशन होती है वो भी पता है एजीएम में ही अप्रूव होती है, वो 11% मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, केएमपीज की रेम्यूनरेशन राइट। तो बोर्ड्स रिपोर्ट में फिर बाद में जाता भी है कि कौन सा बंदा कितना पैसे कमा रहा है, अलॉन्ग विद द रेशियो ऑफ देम अर्निंग टू द रेशियो ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ अर्निंग राइट। तो ये सारी चीज़ें जाती है। अब अगर आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एमडी, तो उसके बारे में बोला है कि वी कैन फाइल एन एप्लीकेशन। इधर ना ऐसे है, इफ़ द यू हैड, हाँ ठीक है, तो तुम्हारा एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन for the leave of any of the persons mentioned therein to be appointed or to act as the managing director or other director or manager of the company shall be filed as per the appropriate form NCLT 1 and shall be accompanied with such documents as are mentioned under Annexure B। तो वही अगेन कि अगर आपको किसी भी इंसान को टर्मिनेट करना है या उसके टर्म्स को मॉडिफाई करना है या किसी भी इंसान को अपॉइंट करना है एज द एमडी राइट, तो इफ़ यू वांट टू डू दैट, तो इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू फाइल दी ये टू बी फाइल्ड विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म टू द एनसीएलटी ऐसा। पर इसमें कुछ गड़बड़ क्या है, फॉर द लीव ऑफ एनी पर्सन मेंशन टू बी अपॉइंटेड फाइल्ड, नहीं पर एनसीएलटी के पास क्यों चले गए बंदा अपॉइंट करने के लिए। अच्छा हम बोल रहे हैं ना यहाँ पर, अरे सिंपल, व्हेन द कंपनी वांट्स टू अपॉइंट अ पर्सन तो बात इजी है, पर अब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, व्हाट इफ़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज़ अपॉइंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और हमें वो डायरेक्टर सही नहीं लग रहा है, तो हम एनसीएलटी को अप्लाई कर रहे हैं कि ये बंदे के टर्म्स चेंज करो या बंदा निकालो या बंदे की रेम्यूनरेशन बहुत ज़्यादा है। पहले आप कंपनी से बात करोगे, कंपनी अगर नहीं सुनती है तो फिर आप एनसीएलटी को एप्लीकेशन दोगे। इस एप्लीकेशन को देने के लिए सिर्फ उन्होंने एक चीज़ एक्स्ट्रा बोली है, क्या कि अगर वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, तो इन दैट केस आप सीजी को भी एप्लीकेशन देते हो, वो 15 डेज़ पहले देनी होती है बस। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया कि इट इज़ टू बी फाइल्ड विद द एनसीएलटी इन एनसीएलटी 1 अप्रोप्रिएट फॉर्म, सब कुछ ठीक है। सेकंड पॉइंट में देखो, एन एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 जो ऊपर वाले रूल में अगर फाइल करिए
whether a notice of intention to apply for such leave as required under sub rule 1 has been given to the central government and such application shall also be accompanied by a copy of such notice। अगर आपने ये एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है तो आपने एक नोटिस ऑलरेडी कंपनी को दिया होगा, तो दोनों के साथ में इकट्ठी कॉपी करके आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे। और फिर द नोटिस ऑफ डेट ऑफ हियरिंग और एप्लीकेशन टुगेदर विद द कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी सर्व्ड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट लेस देन 15 days बिफोर द डेट फिक्स्ड फॉर हियरिंग। ठीक है, तो वेन एवर यू फाइंड अ डायरेक्टर हु डू यू नॉट थिंक कि भाई सही डायरेक्टर है, यू डू नॉट थिंक कि अप्रोप्रिएट फॉर द टर्म्स है, या उसके रेम्यूनरेशन बहुत ज़्यादा है, उसके टर्म्स वेरीड हैं, हमें कोई प्रॉब्लम लग रही है उसके अपॉइंटमेंट के अंदर, तो हम उसको निकालने या उसके टर्म्स को मॉडिफाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप कंपनी को अप्लाई करोगे, कंपनी सुनती है तो वेल एंड गुड, कंपनी नहीं सुनती है तो NCLT को अप्लाई करोगे। अगर इस चीज़ के बारे में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नोटिस दे रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दिया जाएगा, बट अलॉन्ग विद द नोटिस सेंट टू द कंपनी अलॉन्ग विद एवरी डॉक्यूमेंट इट विल बी गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ऑफकोर्स ही बात है, अगर कोई एप्लीकेशन जा रही है तो डेट ऑफ हियरिंग फिक्स होगी, तो डेट ऑफ हियरिंग के 15 days पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ही नोटिस दे देंगे। ठीक है, डन है। उसके अलावा राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 245 ऑफ एंड रूल 84, 245-84 में ना वहाँ पर लिख लो क्लास एलिजिबिलिटी टू फाइल, 245 वाला जो सेक्शन है ना उसमें लिख दो, हाँ, क्लास एक्शन एलिजिबिलिटी टू फाइल क्लास एक्शन सूट अंडर द कंपनीज एक्ट। बहुत ही चैप्टर उल्टा पुल्टा ना, दोबारा क्लास एक्शन आएगा ना पीछे। पूरा वो आएगा फिर से तो मैम अगर हम सेक्शंस नहीं याद करते तो चलेगा? हाँ, पर ये 245 याद करना पड़ेगा। ये पूरा क्लास एक्शन शुरू से आएगा बाद में, यहाँ क्यों है फिर? ठीक है, अगर आप ना इफ़ फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसीज, कोई प्रोविजंस हैं, राइट, और आपको एक क्लास एक्शन सूट फाइल करना है जो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, राइट। अगेन बेसिकली क्लास एक्शन सूट क्या होगा कि जब एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल को कोई एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है तो कल्ला बंदा जाकर एप्लीकेशन करे, उससे बेटर है वो सारे मिलकर एक एप्लीकेशन कर दें। उस एप्लीकेशन का ओनर्स भी ज़्यादा होगा, मतलब वो एक तरीके का उसका वजन भी ज़्यादा होगा, राइट। और एप्लीकेशन विल होल्ड मोर पावर, पीपल विल बी मतलब गैदरिंग टुगेदर, तो कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी और जो बेनिफिट होगा वो इक्वली सबको मिल जाएगा, राइट। किसी एक की सुनवाई कम हुई, किसी एक का लॉयर अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स को आप ख़त्म करके आप इकट्ठा जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। अब क्लास एक्शन सूट फाइल कौन कर सकता है? दो तरफ से फाइल होता है, ठीक है। क्लास एक्शन सूट अगर फाइल करना है तो कंपनीज की तरफ से कंपनी के मेंबर्स भी कर सकते हैं और कंपनी के डिपॉजिटर्स भी कर सकते हैं। कंपनी के अगर मेंबर्स क्लास एक्शन सूट फाइल कर रहे हैं तो उसमें अगेन दो क्राइटेरिया कि अगर कंपनी के मेंबर्स फाइल कर रहे हैं तो डिपेंड करेगा कि कंपनी विद शेयर कैपिटल है या विदाउट शेयर कैपिटल है। अगर विदाउट शेयर कैपिटल है, ठीक है, तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कैन फाइल अ क्लास एक्शन सूट टुगेदर, इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर विद शेयर कैपिटल है तो फिर हम उसमें बोलेंगे कि या तो 100 मेंबर्स मिनिमम, या तो नहीं, क्लास एक्शन में 1/5 ही है, 1/5 है। वो जो 1/10 है वो कहाँ था, वो आगे जो एक और चीज़ आएगी लंबी उसमें माइनॉरिटी वाले में, ठीक है। हाँ, तो बाकी 1/5 भी इकट्ठा आके आपको क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। अदर देन दैट यू हैव द डिपॉजिटर्स में भी या तो 100 डिपॉजिटर्स या तो आई थिंक 1/5 ही है, राइट। तो ये सब मिलके इकट्ठा क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं बस। तो इन्होंने पूरा आप देखो, एक बार रीड कर लो। एन एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड अंडर दिस अंडर NCLT 9 फाइल होता है। अ कॉपी ऑफ एवरी एप्लीकेशन अंडर रूल 1 शैल बी सर्व्ड ऑन द कंपनी अदर देन रिस्पॉन्डेंट्स एंड ऑल सच पर्सन। हाँ, ठीक है। आपको ये क्लास एक्शन सूट आप फाइल क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके मेंबर्स के साथ या कंपनी के साथ या कंपनी के कोई क्रेडिटर्स के साथ कुछ भी खराब हुआ है। हम कहीं पर भी क्रेडिटर्स को नहीं राइट दे रहे हैं क्लास एक्शन सूट फाइल करने की। राइट है किसके पास? दो लोगों के पास, शुरू जहाँ से किया था, मेंबर्स, राइट। तो अगर किसी क्रेडिटर को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्रेडिटर मेंबर को बोलेगा कि भाई हमारे बिहाफ पे क्लास एक्शन सूट फाइल करो, ठीक है। तो एक यहाँ पर इन केस अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल द रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स और मेंबर्स टू फाइल एन एप्लीकेशन शैल बी दिस। हैविंग शेयर कैपिटल वाला आया देखो,
हैविंग शेयर कैपिटल में ये दो है, एटलीस्ट 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी और 100 मेंबर्स ऑफ द कंपनी विच एवर इज लेस, राइट। वो 1/5 नहीं 5%, या तो मैंने शायद 1/5 बोला, क्या पता नहीं। तो 5% ऑफ द मेंबर्स, टोटल मेंबर्स या तो 100 मेंबर्स, और अगर कंपनी दूसरा अ मेंबर और साथ में था कि और अ मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 5% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी। इसका मैं चार्ट बना देते हैं और इसका ग्रुप में फ़ोटो भेज देंगे, चलेगा, ठीक है। तो ये डन। उसके अलावा मेंबर्स और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 2% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ लिस्टेड, रिक्विजिट नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, तुम्हारे ये आगे आने ही वाला है वैसे भी यार। पानी कहाँ, हाँ बॉटल ले आती हूँ। ये लिख लो तब तक, ये रहा नीचे क्लास एक्शन सूट का वो क्राइटेरिया, लिख भी लो और फ़ोटो भी भेजना अपनी वाली, लेकिन मेरी तो समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तुमने लिख लिया और समझ आ गया, राइट। तो एग्जैक्ट यही चार्ट के हिसाब से आगे भी प्रोविजंस आएंगे, तो हम इसी हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तो अब पहला तुम्हारा ये डन हो गया। दिस राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 245 रूल 84 जो है ना, ये इकट्ठा पढ़ रहे हो इसीलिए ऐसा है, जहाँ पर तुमको पूरी क्लैरिटी आ रही है। आगे हम एक जगह पर पढ़ेंगे विदाउट रूल 84 के बिना, अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर सब जगह अगर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड लिखा हुआ है, तो जो आप प्रिस्क्राइब्ड कहाँ है रूल 84 में, इसीलिए ऑलवेज सेक्शन 245 इज रेड विद रूल 84 ओनली। ये वाला प्रोविजन डन हुआ। उसके बाद अगर आपको कंडक्ट करना है क्लास एक्शन सूट अगर अकॉर्डिंग टू रूल 85, तो आपके क्या प्रोविजंस है, विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस the companies at 2013 LC&T may, while considering the admissibility of an application under the said section, in addition to the grounds specified therein, take into account the following things, right। अगर आपको क्लास एक्शन सूट को एडमिसिबल करना है, NCLT को क्लास एक्शन सूट को एक्सेप्ट करना है, तो क्या चीज़ों का वो लोग ध्यान देंगे, कौन से ग्राउंड्स है वो। पहला, whether the class has or so many members that joining them individually would be impractical, making a class action desirable। बात समझ आई? देखो, whether the class has so many members that joining them individually would be impractical, making a class action desirable, यानी कि उनको कल्ला कल्ला सुनना बहुत औखा हो जाएगा। It's better to listen to them together, making them a class action desirable। आया? It is better to listen to them together as a class rather than listening to them individually, करेक्ट। उसके अलावा वेदर देर आर क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट कॉमन टू द क्लास, जो सबको प्रॉब्लम है क्या वो सिमिलर प्रॉब्लम है कि अलग अलग प्रॉब्लम है, करेक्ट। एक वो चीज़ हम देखिए। फिर वेदर द क्लेम्स और डिफेंसेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज आर टिपिकल ऑफ द क्लेम्स और डिफेंसेस ऑफ द क्लास। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टीज़ का क्या मतलब हो गया कि यार देखो, अगर मान लो क्लास एक्शन सूट है और उस क्लास के अंदर 100 शेयर होल्डर्स या 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं या कोई भी बंदे हैं, 100 डिबेंचर होल्डर्स हैं, वॉट एवर, राइट। तो ये सारे बंदे इकट्ठे मिलकर क्लास एक्शन सूट फाइल करना चाहते हैं, करेक्ट। डिबेंचर होल्डर्स खुद अकेले क्लास एक्शन सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, आप समझोगे क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग ना मेंबर्स हैं ना डिपॉजिट होल्डर्स हैं। तो अगर डिबेंचर होल्डर्स की कोई प्रॉब्लम होगी ना तो वो मेंबर्स को बताएंगे, ऐसा, राइट। अब एक चीज़ और तुम्हें जो समझनी है वो क्या समझनी है, इन केस ऑफ अ क्लास एक्शन सूट वो 100 का 100 बंदा तो कोर्ट नहीं आएगा ना, राइट। उसके कुछ स्पेसिफिक लोग होंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव पूरे के पूरे क्लास के लिए फाइट करेंगे, राइट। तो उन्होंने सिर्फ उतना ही बोला कि क्या जो रिप्रेजेंटेटिव लड़ रहा है क्या वही चीज़ सारी क्लास को भी चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव अपना खुद का कोई पर्सनल बेनिफिट निकाल रहा है अंदर से, राइट। इफ़ यू रीड इट अगेन, वेदर द क्लेम्स और डिफेंसेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज, रिप्रेजेंटेटिव कौन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास, entire class are typical यानी कि similar to the claims of the defense or sorry are typical of the claims or defenses of the class, are they similar to the claims and defenses of the class। आ रहा है समझ? एक रिप्रेजेंटेटिव जो चाहता है क्या वही सारी की सारी क्लास चाहती है या नहीं, सेट क्लैरिटी। अगला अब तुम्हारा इसके अंदर है डी पॉइंट, वेदर द रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज विल फेयरली एंड एडिक्वेटली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लास, सिंपल है ना कि वो लोग सब ध्यान रखेंगे। सेकंड पॉइंट, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 245, ठीक है, वाइल कंसिडरिंग द डिजायरेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ सेपरेट एक्शन एज अपोज टू अ क्लास एक्शन NCLT में टेक इन टू अकाउंट इन पर्टिकुलर वेदर द एडमिटिंग सेपरेट एक्शंस बाय मेंबर और मेंबर्स और डिपॉजिटर्स वुड क्रिएट अ रिस्क ऑफ दिस। अब अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इज,
कि अगर मान लो कि ना एक बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी डायरेक्टर ने कुछ बहुत पंगा कर दिया जिसके वजह से बहुत सारे शेयर होल्डर्स को बहुत सारा नुकसान हो गया, डन। अब ना हम सबको क्लास एक्शन सूट फाइल करना है, राइट। हम तीनों मिलके लिमिटेड नंबर ऑफ वो हमारा मिनिमम शेयर होल्डिंग भी है। हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने सोचा कि हाँ चल ठीक है कंपनसेशन मिल जाए अच्छा खासा बहुत है, काफ़ी है। दूसरे बंदे ने भी ये सोचा कंपनसेशन मिल जाए काफ़ी है। पर अब जयश्री ने सोचा कि नहीं यार, बंदे को अंदर भी जाना चाहिए, अगर उसने हमारे साथ इतना ख़राब किया तो डायरेक्टर को जेल होनी चाहिए, ये मेरा बोलना है। हमें बोला हमें नहीं चाहिए ये सब। तो हमारा जो क्लेम है ना वो यहाँ पर वेरी कर गया, इवन इफ द प्रॉब्लम वॉज सिमिलर बट द क्लेम्स आर वेरिंग, करेक्ट। सो शुड शी हैव द राइट टू बी हर्ड सेपरेटली? पॉइंट समझ में आ रहा है? मुद्दा एक ही था, सब इकट्ठे चले गए पर एक बंदा नहीं आया, तो क्या शुड शी हैव द राइट टू हियर सेपरेटली? ऑफ कोर्स ना, उसकी मर्जी है, उसको इस चीज़ का क्लेम मिले या नहीं मिले वो तो बात की बात है, पर सुनवाई तो हो जानी चाहिए उसकी भी, अकेले की भी होनी चाहिए, राइट। तो जब ऐसा होता है ना तो ना कोर्ट सोचती है, दिमाग लगाती है यार कि अगर मैं अलग सुने, अगर इसको मैंने अलग से सुन लिया तो क्या बाकियों का तो कुछ ऐसा नहीं ना कि पूरे के पूरे क्लास के अगेंस्ट चले जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर मैंने एक जगह को रिलीफ प्रोवाइड कर दिया क्या दूसरी जगह का रिलीफ छीन लिया जाएगा? इसीलिए जब वो लोग क्लास के बाहर कोई बंदा एक्सेप्ट करते हैं ना तो वो 3-4 चीज़ें कंसिडर करते हैं। इट शुड नॉट अफेक्ट द क्लास एंटायरली, या हर इंसान को अलग अलग रिलीफ ना मिल जाए, एक ही मुद्दे में अलग अलग रिलीफ मिल गया तभी भी प्रॉब्लम है, राइट। तो बस वो लोग इन चीज़ों का ध्यान दे रहे हैं। एंड इन चीज़ों के अंदर बस उन्होंने बोला कि इनकन्सिस्टेंट और वेरिंग एजुडिकेशंस एंड सेपरेट एक्शंस, कि अलग अलग इनकन्सिस्टेंट एजुडिकेशंस डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। एजुडिकेशन इज समथिंग बट डिसीजन मेकिंग, राइट। तो इनकन्सिस्टेंट डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, या एजुडिकेशन दैट एज अ प्रैक्टिकल मैटर वुड बी डिसपॉजिटिव ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अदर मेंबर्स। एक ऐसा डिसीजन जो कुछ लोगों के हित में और कुछ लोगों के उसमें आ गया, कॉन्ट्ररी आ गया, राइट। उसके अलावा एजुडिकेशन विच वुड सब्सटैंशियली इम्पेयर और इम्पीड द एबिलिटी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द क्लास टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, राइट। तो इवेंचुअली तीनों बात की एक ही बात है, क्या कि एक बंदे के प्रोटेक्शन कर में जाएगा और एक बंदे के डेट्रीमेंटल या कॉन्ट्ररी चला जाएगा। तो इसलिए वो लोग सोचते हैं कि क्या मैं अलग वाले बंदे को अलग से सुनूं या ना सुनूं, राइट। डन है यहाँ तक। उसके अलावा रूल ऑफ ऑप्ट आउट, रूल ऑफ ऑप्ट आउट वेरी नाइस रूल। अब क्या है, इफ़ फॉर एग्जाम्पल 100 पीपल गो टुगेदर टू फाइल अ क्लास एक्शन, सेट है, सब लोग इकट्ठे चले गए, बढ़िया, और उनका काम चल रहा है। उसमें से ना 2-3 बंदे डर गए कि यार छोड़ ना जाने दे, क्या लड़ना है, कौन कोर्ट के ध्यान खर्चे करेगा, क्या नहीं करेगा, तो सबने ऐसा कर दिया, करेक्ट। अब ना शुरू कहाँ से होगा, फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं जिनके साथ बुरा हुआ, उसमें से 80 वर अवेयर कि भाई क्लास एक्शन फाइल किया जा सकता है, तो वो 80 सारे मिलके कोर्ट जाते हैं। कोर्ट जब भी क्लास एक्शन सूट होगा ना तो एक प्रोविजन बनाता है, क्या कि सब लोगों को एडवर्टाइजमेंट कर दो, सब लोगों को बता दो इस मुद्दे पे क्लास एक्शन सूट हो रही है। तो न्यूज़पेपर में जाने के अलावा उन सब लोगों को नोटिस जाएगा कि सुनो भाई, तुम्हारा भी तो नुकसान हुआ है ना, और तुम्हारे ही साथ वाले 80 लोग फाइल कर रहे हैं, क्या तुम्हें भी इस चीज़ का रिलीफ चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो बता दो, ठीक है। तो इफ़ 80 पीपल फाइल्ड, 100 विल बी सेंट अ नोटिस। द नोटिस विल स्टेट व्हाट, पता है? द नोटिस विल स्टेट कि अगर तुम स्पेसिफिकली नहीं मना करते हो तब हम आपको इस पूरे क्लास एक्शन का हिस्सा बना लेंगे, अगर तुम्हें इस क्लास एक्शन का हिस्सा नहीं बनना है तो बता दो, ठीक है, ये बोला जाएगा। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि वो जो 80 जिस चीज़ के लिए लड़ेंगे उसका रिलीफ अगर मिल गया तो वो 100 लोगों को मिलेगा, राइट। द रूल ऑफ ऑप्ट आउट, द वर्ड ऑप्ट आउट स्टेट्स व्हाट, कि अगर आपको फिर भी ऑप्ट आउट करना है तो आप फिर स्पेसिफिकली अपना नाम हटवा सकते हो। आप एक फॉर्म फाइल करोगे, अपना नाम हटवाओगे, उसके बाद भी अगर कोई रिलीफ मिला तो वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर a member of a class action under section 245 is entitled to opt out of the proceedings at any time after the institution of a class action with the permission of NCLT as per form number NCLT 1, ठीक है। वो 80 में से भी अगर किसी को बाहर निकलना है तब वो भी निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऑफ कोर्स विद द लीव ऑफ द NCLT, विद द परमिशन ऑफ NCLT। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल अ क्लास मेंबर हु रिसीव्स अ नोटिस, ये उन लोगों की बात हो रही है जो 80 में नहीं थे, है ना, who receives a notice under clause A of subsection this, the Companies Act shall be deemed to be a member of a class unless he expressly opts out of the proceeding as per requirements of the notice। आ रहा है समझ?
Third point, a class member opting out shall not be precluded from pursuing a claim against the company on an individual basis under any other law, whether remedy may be available subject to any conditions imposed by the NCLT. इसका मतलब जो बंदा आज बाहर निकल गया, अगर वो चाहे तो बाद में इंडिविजुअली केस भी फाइल कर सकता है. आ रहा है राइट? अगर वो इंडिविजुअली केस नहीं फाइल करता है तो ही विल बी क्लेमिंग द रेमेडीज विच ही गेट्स, विच दी ऑल दी अदर गेट. राइट, हाउएवर इफ ही वांट्स ही कैन फाइल फॉर द रेमेडी इंडिविजुअली एज वेल. ठीक है, उसको ऐसे मना नहीं करेंगे तो आ जाता पहले जब केस करे थे तब क्यों नहीं आया, ऐसा नहीं बोलेंगे उसको. राइट, डन. उसके अलावा पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, यही जो पब्लिकेशन ऑफ नोटिस तुम्हारा न्यूज़पेपर में जा रहा था ना, ऊपर वाले नोटिस की बात की हुई है जो बाकी के 20 लोगों को दे रहे थे हम लोग, 100 में से 80 तो आए के थे, बाकी की 20 को दे रहे थे. ये सारी चीज़ें ऐसी है, मतलब मुझे बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, लिखा हुआ समझ में नहीं आ पा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा उन्होंने किया है किताब. एक्चुअली ना व्हाट दे हैव डन इज़, उन्होंने स्ट्रेट अवे रूल्स या NCLT के रूल्स और कंपनीज एक्ट के रूल्स चेप दिए हैं. आपको समझाया नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, ये बेराटी है सिर्फ, इसलिए मेरे को आपको एक एक रूल से स्टोरी लाइन बनानी पड़ रही है. राइट, नेक्स्ट तुम्हारा पब्लिकेशन ऑफ नोटिस फॉर द पर्पस ऑफ रूल सेक्शन 245(5)(a) ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑन द एडमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर 245(1) है ना. क्लास एक्शन फाइल हुई, वो एडमिट हुई, वो एडमिट होने के बाद ही तो कंपनी कोर्ट नोटिस भेजेगा ना. वो नोटिस कितने दिन में भेज रहा है, दिया यहाँ पर 7 days. Shall issued by NCLT as per Form NCLT 13 to all the members of the class, publishing the same within 7 days of admission of the application by NCLT, at least once in vernacular or regional में आपने डाल दी. B point, requiring the company to place the public notice. कंपनी को बोला कि तू भी न्यूज़पेपर में डाल, तू अपने वेबसाइट पर भी डाल, MC के वेबसाइट पर भी जाएगी, ROC के पास भी जाएगी, सबके पास जाने वाली. सच नोटिस शैल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ NCLT एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, द कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज एज वेल. राइट, सब जगह पर चली गई, पब्लिकेशन हो गया इस चीज़ का. The date of issue of newspaper in which such notice appears shall be considered as the date of serving the public notice to all the members of the class. Right? The cost of expenses connected with the ये publication shall be borne by the applicant and shall be defrayed by the company or any other person responsible for the oppressive act. ठीक है, पहले तो एक बार क्लास एक्शन वाले इस चीज़ का खर्चा उठा लेंगे, उसके बाद अगर साबित हो जाता है कि कंपनी ही खराब थी, कंपनी ने खराब किया, तो कंपनी से बाद में रीएम्बर्समेंट मंगवा लेंगे हम लोग. डन, यहाँ तक सेट है, क्लैरिटी, कोई डाउट कहीं पर भी कुछ भी. शाबाश. इनहेरेंट पावर्स, वही जो क्या बोलते हैं सारे वो इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. हाँ, अरे है हाँ, कुछ नहीं. अगर अब यार ये लोग है ना क्या करें, पार्टीज टू एनी केस. अब क्या हुआ, एक बार आपका केस एडमिट हो गया, लोगों को नोटिस भेज दिया, बात आगे चल रही है, डेट ऑफ हियरिंग सब कुछ फाइनल हो गई है. ऑफकोर्स ये बात है, कोर्ट अपना काम करने के लिए, इन दिस केस ट्रिब्यूनल अपना काम करने के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स सब कुछ मंगवा सकती है, एविडेंसेस मंगवा सकती है. बस यही प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स है. द पार्टीज टू एनी केस और द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मे बी अलाउड टू इंस्पेक्ट the record of the case by making an application in writing to the registrar and by paying the fee subscribed thereof. अब मान लो किसी भी बंदे को अपना कुछ सबमिट करना है या क्लास एक्शन के हिसाब से कोई मेरे को प्रूफ सबमिट करने की, मैं बता रही हूँ, हम चाहते हैं कि हम बताएं कि यार हमें ना प्रोस्पेक्टस में झूठ बोला था. राइट, बट अब वो चीज़ हमारे पास है नहीं, ROC के पास तो होगी ना, हम फाइल करवाते ही हैं. राइट, तो हम ROC के पास जा रहे कि भाई प्रोस्पेक्टस की कॉपी दो प्लीज़ हमको, तो यू कैन डू दैट, यू कैन प्रोड्यूस दैट एज एविडेंस टू द कोर्ट एज वेल. ठीक है, सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज बी डायरेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट और बाय अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर. अ पर्सन who is not a party to the proceeding may also be allowed to inspect the proceedings after obtaining the permission of the registrar in writing. ठीक है, यहाँ तक बढ़िया. ये थोड़ा सा उन्होंने खींच खाच दिया है चीज़ों को, बट समझ में आ रहा है हमको. राइट, कोई कहीं पर भी अब तक कोई डाउट. अगला इनहेरेंट पावर्स. नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द NCLT टू मेक द ऑर्डर नेसेसरी टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस. सही, वो सारी पावर्स जो भी चाहिए एक इंसान को काम करने के लिए वो कर लेंगे बस. फिर तुम्हारा है पावर टू एग्जेम्प्ट. NCLT में अच्छा हाँ, किसी भी बंदे को कुछ कंप्लाइंसेस के लिए वो बोल भी सकते हैं कि हाँ कोई बात नहीं किया तो इट्स ओके. सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन एग्जेम्प्ट द पार्टीज फ्रॉम कंप्लाइंस विद एनी द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूल्स. राइट, अगर मान लो अगला कि अगर किसी ने बंदे ने कोर्ट फाइल करना था और फाइल नहीं किया या डिले हो गया, वो कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले
रीजंस के साथ वो बोल देंगे कि पावर टू एक्सटेंड टाइम हम करते हैं विद द टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। देन यू हैव NCLAT के रूल्स आ जाते हैं। तो NCLAT के रूल्स आर डिस्कस्ड हियर अंडर बोला। शाबाश। तो ख़त्म। सिटिंग ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल एस। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, मतलब अगर एनसीईआरटी से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एनसीएलएटी के पास जाएंगे, हाँ, तो हाँ। वही एपेलेट ट्रिब्यूनल। हाँ, ये जैसे यहाँ पर दिया है ना, ये तेरे को बैराक दे दिया, आगे जाके प्रोसेस भी आ जाएगा यही सेम। लोग ने मतलब ऐसे उन्होंने बस वो पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती फेर रखा है इन्होंने, खिलारा सा डाला हुआ है। यही सेम चीज़ आगे आ जाएगी। मुझे तो अभी रियलाइज़ हो रहा है कि अच्छा हाँ क्योंकि जब पढ़ रहे थे बहुत सारा, तो लगा कि अच्छा क्या है, फिर ऐसे बाद में लग भी रहा था कि शायद पढ़ा हुआ है कहीं पे, पर याद ही नहीं आता कि इसी चैप्टर में पढ़ा है। यहाँ तक सही। देन यू हैव सिटिंग ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। ऑफ कोर्स अभी एपेलेट ट्रिब्यूनल कहाँ बैठती है वो तक का उन्होंने रूल बता दिया, बढ़िया। देन यू हैव प्रेजेंटेशन ऑफ अपील। NCLT के पास गए थे, उनका ऑर्डर आया, NCLAT के पास जा रहे हो, कैसे जाओगे? विद द कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द NCLT विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम विद द एविडेंस, बस। तो वही होगा, एवरी अपील शैल बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म NCLAT 1 इन ट्रिप्लीकेट बाय द अपीलेंट और पटिशनर और अपीलेंट एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट, जो भी एज द केस में भी, in person or his by his duly authorized representative along with fees etc. right? now the done. second point पढ़ो। every appeal shall be accompanied by certified copy of the impugned order। वही जो खराब ऑर्डर जो कल बात कर रहे थे, उस ऑर्डर की कॉपी के साथ जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाओगे। फाइल विद द एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल बी अकम्पनीड बाय एन इंडेक्स इन ट्रिप्लीकेट, कि क्या क्या मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट लेकर आया, उसका इंडेक्स भी हो गया। सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज़ आपने दे दी, 3 तो उनकी खुद की और बाकी की जो पार्टीज़ की होंगी अगर किसी को देनी है तो। अगर कोई पेंडिंग मैटर है, ऑल दी अदर एप्लीकेशंस शैल बी प्रेजेंटेड आफ्टर सर्विंग कॉपीज देयर ऑफ इन द एडवांस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ हिज एडवोकेट और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। जो भी हम डॉक्यूमेंट सामने देते हैं ना, सेम डॉक्यूमेंट्स आपको अपोजिट पार्टी को वैसे भी देने ही पड़ते हैं। क्यों? वही हमारा बोलना है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हर इंसान के पास अपने केस को डिफेंड करने के लिए इक्वल मीन्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल टाइम होना चाहिए, राइट? समझ में आ रही है चीज़ें? पक्की बात है। अगला, बाकी फीस दे दी, यहाँ तक सेट है। कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ आ रही है, ऐसा नहीं इरिटेट हो रहा है, नहीं कुछ भी इधर उधर का बताओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अपने करेंगे आराम से हो जाएगा ये चैप्टर, राइट? नेक्स्ट यू हैव टाइटल ऑफ एफिडेविट। अरे कुछ नहीं, अब एफिडेविट अगर फाइल करोगे NCLT के पास तो उसके ऊपर क्या लिखा होगा? टाइटल ही बोला है सच में टाइटल हेडिंग बिफोर द NCLT राइट। नेक्स्ट यू हैव सुओ मोटो समनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर ये चाहे, NCLT चाहे तो खुद से भी डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं। तो बस यही, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग एल्स, NCLT में सुओ मोटो इशूड समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। डन। फिर मार्किंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब ये यहाँ तक पहुँच गए, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट्स जो भी आप प्रोड्यूस करोगे शैल बी मार्क्ड एज फॉलोज। एपेलेंट और पिटिशनर साइड का होगा तो A, रिस्पोंडेंट साइड का होगा तो B। एपेलेंट ट्रिब्यूनल एग्जिबिट्स शैल बी मार्क्ड एज C। ऐसा अब ये नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ये थोड़ी ना यार, ये याद कैसे करोगे यार ये सब? और वाई वुड यू रिमेंबर दिस? टॉपी टॉपी खा, बढ़िया। चैप्टर में नहीं होती, इसमें प्रोसेस है, अपील कैसे करते हैं। यार धीरे धीरे ना, अब ये चैप्टर जितना बड़ा है ना उतना ही फालतू है। मतलब अच्छा, मतलब पता है क्यों ये चैप्टर इतना औखा नहीं है जितना लग रहा था। ये चैप्टर आगे जाके ना तुम्हें याद ही करा देगा एंड तक। 80 पेजों तक इसने, मान ले पूरा चैप्टर अफेक्टिवली 30 पेजेस का ही है या कम, 30 पेजेस का चैप्टर है जो उन्होंने बार बार एक ही चीज़ को बोला हुआ है। और पता नहीं क्यों, क्या कम ही बना देते, ज़बरदस्ती का उन्होंने खाली बढ़ाए हैं पेजेस। बट इट्स फन, ऐसा इतना बुरा नहीं है जितना लग रहा था। पढ़ोगे समझ में आएगा बस। अब अगला, ऑर्डर
ठीक है। फाइनल डिसीजन ऑफ एनसीएलटी ऑन एन अपील और प्रोसीडिंग जो भी होगा वो एनसीएलटी डिलीवर कर देगा बाय वे ऑफ जजमेंट। एनसीएलटी के खिलाफ अपील करनी है तो कर सकते हो, LAT के खिलाफ अपील नहीं कर सकते, फाइनल फाइनल ऑर्डर। होता है उसका। फिर सुप्रीम कोर्ट बनाई क्यों? सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, कर सकते हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, इसमें हाई कोर्ट में नहीं जाते, ठीक है। हाई कोर्ट नहीं जाना, स्ट्रेट अवे एनसीएलटी, NCLAT और सुप्रीम कोर्ट, डन। फिर ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ द ऑर्डर, हाँ ठीक है यार, हर ऑर्डर को अलग अलग तरफ से डिवाइड किया जाता है, एक ऑपरेटिव होता है, एक डिक्लेरेटिव होता है, ऐसे अलग अलग। तो बस ये ऑल ऑर्डर्स और डायरेक्शंस ऑफ द बेंच शैल बी स्टेटेड इन क्लियर एंड प्रिसाइज टर्म इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द ऑर्डर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, प्लेसिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर बिफोर NCLAT। यहाँ पर क्या हुआ कि वेरेवर एन इंटरिम और फाइनल ऑर्डर इज पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन एन अपील और other proceeding preferred against a decision of NCLT is received, the same shall forthwith be placed before the chairperson or members for information and kept in relevant case file, and immediate attention of the registrar shall be drawn to the directions requiring compliance. No relevance ऊपर नीचे कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने 89 रूल दिया और सीधा 101 दिया, बीच में क्या हुआ तुम्हें नहीं पता, और अचानक से हम सुप्रीम कोर्ट के पास पैसे पहुँच गए, राइट। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, प्लेसिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर्स बिफोर NCLT, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर NCLT के पास, अपना वहाँ पर नहीं लेके जा रहे, अपील की बात नहीं हो रही यहाँ पर, हम वहाँ का ऑर्डर यहाँ लेकर आ रहे हैं। वहाँ का ऑर्डर यहाँ कर लेकर आएंगे जब कोई इंटरिम या फाइनल ऑर्डर पास हुआ है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन एन अपील और अदर वॉट अगेंस्ट अ डिसीजन ऑफ NCLAT इज रिसीव्ड, ठीक है, अगेंस्ट अ डिसीजन ऑफ NCLAT इज रिसीव्ड सच, एक सेकेंड कहाँ गया, the same shall forthwith be placed before the chairperson or member for information and be kept in the relevant case file, हाँ सिंपल। नीचे नीचे आना है बस, सुप्रीम कोर्ट का NCLAT के पास, उसके बाद रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देना उसकी। ये हुआ क्या, आप बीच के जो रूल्स रह गए ना, उस बीच में आप सुप्रीम कोर्ट गए होंगे, सुप्रीम कोर्ट जाके आपने अपील की होगी, सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील का जजमेंट दिया होगा, वो जजमेंट की कॉपी वापस NCLAT को दे दो कि देखिए लेख ऐसा, ठीक है, और आगे नीचे भी सबमिट कर दिया अपने रजिस्ट्रार को भी, राइट। अगला, फाइलिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, NCLT में अलाउ फाइलिंग ऑफ अपील थ्रू ऑनलाइन फाइल चलेगा, बस ठीक है, ऑनलाइन आप फाइल कर सकते हो, इतनी सी बात है, ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। अगला, अपीयरेंसेस सम डूज एंड डोंट्स, अब ये सारे ना एमे तेमे के ही हैं, इसको रीड मार्क कर लो और आज आगे तुम्हारा सब ऊपर ऊपर से देख लेना कि क्या है डूज एंड डोंट्स, उन्होंने बस लंबी लिस्ट बना दी है कि भाई अच्छे से पढ़ के जाओ, केस क्लॉज देख लेना, तैयार कर लेना अपना केस, ऐसे मत चले जाना, ऐसा सब सारी चीज़ें दे दिए। और डोंट्स में क्या लिखा, इफ़ यू आर नॉट अवेयर तो मत बोलो, ऐसा इमेजिन मत कर लेना कुछ भी, स्पीक क्लियरली, क्लैरिफाई द पॉइंट्स, ये सब चीज़ें बोली। डू नॉट फॉरगेट पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ओके ठीक। मेरे को ऐसा लग रहा है हम ये ना बोलते तो हम तो ऐसे चले जाते हैं NCLT, शुक्र है बता दिया पढ़ के जाना है, नहीं तो मैं तो बेइज्जती करा आती जाके। NCLT में जाके तुम्हें समझ नहीं आती। Do not use derogatory remarks. Do not look at pocket of client. अच्छा हाँ हाँ, उसके मैं वो ऐसा हो ना कितना अमीर है उसको देख के फीस मत मांगना, ठीक है, सही है। होशियारी भी बोलते हैं कि होशियारी मत मारो, थर्ड पॉइंट, थर्ड लास्ट पॉइंट। Do not forget to carry relevant papers. तो जाए क्यों नहीं? पेपर इन लेके कुछ नहीं लेके जाएंगे, हमें तो पता ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं चलता। यही याद करना है, लर्न कर लो इसको, मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपील टू NCLT अगेंस्ट द नोटिस ऑफ रिफ्यूज़ल टू ट्रांसफ़र शेयर्स। अब हम बैक टू वो टॉपिक आ गए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि हमें पढ़ना क्या है। अब हमने याद है वो जो हमने शुरू कहाँ से किया था आज, कि AGM नहीं करी थी उसने, इस चक्कर में हमने उसको बोल दिया क्लास एक्शन, फिर हम अचानक से गलती से क्लास एक्शन में पहुँच गए, क्यों, क्योंकि उसके बाद वो वाला रूल था 84 वाला, और कोई पॉइंट नहीं क्लास एक्शन का यहाँ पर होने का। अब हम वापस वही ट्रैक पर आ गए जहाँ पर हम थे, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लाइन में आएगा, राइट। फिर तुम्हारे पास उन्होंने बोला कि अगर मान लो तुम एक इंसान हो जिसको अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं और कंपनी ट्रांसफ़र नहीं करने दे रही, ठीक
ठीक है। तो आप चाहो तो फिर कंप्लेन कर सकते हो NCLT को कि दे आर नॉट अलाउइंग मी टू ये ट्रांसफ़र माई शेयर्स। सिंपल। तो अगर प्राइवेट कंपनी है रिफ्यूजेज द रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ द ट्रांसफरी में अपील टू NCLT। रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ माने क्या हुआ? इसके नेम पे रजिस्टर हाँ, करनी आपने मुझे सिक्योरिटीज़ बेच दी, आप मेरे नाम पर भी तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेरा नाम आना चाहिए, आप मेरा नाम ही नहीं डाल रहे, राइट। तो इन दैट केस आप NCLT को अप्लाई कर सकते हो NCLT 1 में विद इन 30 दिन ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, और इन केस नो नोटिस हैज़ बीन सेंट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटीमेशन कि भाई आया नहीं तेरा नाम, राइट। ये प्राइवेट कंपनी के लिए 30 डेज और 60 डेज है ना। पब्लिक कंपनी के लिए सेम चीज़ 60 और 90 हो गया। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 60-90 भी नहीं, एक्चुअली पहले 30 है यहाँ पर कि विद इन 30 डेज ऑन विच इंस्ट्रूमेंट और ट्रांसमिशन एज द केस में भी इज डिलीवर्ड, वहाँ पर 30 है। उसके बाद बोला 60 कि अगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया और वेर नो इंटीमेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, एंड विद इन 90 ऑफ डेज ऑफ द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन अपील टू NCLT इन्फॉर्म NCLT 1। नहीं तो ये बताओ कि प्राइवेट कंपनी में ये जो लिखा है इनने आपने बोला कि NCLT 1 में हम कर सकते हैं विद इन 30 डेज, हाँ, और 60 डेज क्या है फिर? जैसे अगर मान ले कि तूने अप्लाई किया कि मेरा नाम डाल दो, ठीक है, उसने नोटिस भेज दिया कि नहीं डालूंगा, तो तेरे को नोटिस आ गया ना, तो नोटिस के 30 डेज। और अगर उसने नोटिस ही नहीं भेजा, तूने वेट किया 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 बहुत टाइम, तो फिर 60 डेज बोला कि अगर उन्होंने तुम्हें बताया ही नहीं बहुत टाइम तक, अगर नोटिस दे दिया तो 30 डेज। देख एक बार रीड करते कुछ बेटर समझ में आएगा। एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन एज द केस में बी वॉज डिलीवर्ड टू द कंपनी। अगर तुम्हें कोई भी नोटिस नहीं आया तो जिस दिन तुमने कंपनी को बोला था नाम बदलने के लिए, वहाँ से फिर हम 60 दिन गिन रहे हैं। और पब्लिक कंपनी के अंदर कि वही अगर रिफ्यूजेस टू रजिस्टर किया तो 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर और द इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन एज द केस में बी इज डिलीवर्ड टू द कंपनी। हाँ, द ट्रांसफरी में विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ सच रिफ्यूजल और विद इन नो इंटेंशन एज में बी रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी विद इन 90 डेज। जो चीज़ ऊपर 30 और 60 थी, यहाँ पर 60 और 90 है। एक जो 30 यहाँ पर और यहाँ पर जो एक 30 क्या आया कि उन्होंने बोला कि आपने एक बार इंटीमेशन भेज दिया, उसके 30 दिन का वेट करो, 30 दिन बाद कि 60 डेज वहाँ पर आएंगे। आ रहा है? पक्की बात ना? क्योंकि हम पब्लिक कंपनीज में उनको टाइम देते हैं रजिस्टर करने का। प्राइवेट कंपनी में तो 200 ही मेंबर है ना, 200 के ऊपर तो एक बंदा नहीं है, राइट। तो यहाँ पर इसलिए से स्पेसिफिकली बोला हुआ है। आ रहा है समझ सारा कुछ? अगला भी रिफ्यूज़ल टू ट्रांसफ़र शेयर्स वेदर परमिसिबल। अब क्या पब्लिक कंपनी चाहे तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स रिफ्यूज़ कर सकते हैं, वैसे हम मेंबर्स का कभी भी मना नहीं कर सकते, राइट। कि जो मेंबर्स है वो हमारा मेंबर है, वो हम उसको मना नहीं कर सकते, उसको ड्यूली नोटिस भेजना पड़ेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। पर यहाँ पर हम रिफ्यूज़ल टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, यानी कि वो बंदा तब तक मेंबर बना ही नहीं है ना, हमने उसको बनने ही नहीं दिया, तो क्या वहाँ रिफ्यूज़ कर सकते हो? तो यहाँ पर फिर ना ये लोग थोड़ा सा वैसे पहुँच जाएंगे कि कंपनी को अपना थोड़ा देखना पड़ता है, सफिशेंट कॉज होगा तो हो भी सकता है, बट वो केस टू केस बेसिस होगा, ये सारी चीज़ें। सो जस्ट गो विद द ये 3rd-4th लाइन ही में लिखा है, नॉट स्पेसिफिकली एन्यूमरेटेड इन द कंपनीज एक्ट। नहीं, 2nd लाइन में है इधर ना, इस केस में था द BOD ऑफ टू अलाउड टू रिफ्यूज़ टू रजिस्टर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स फॉर सफिशिएंट कॉज, ये गुजरात मशीनरी मैन्युफैक्चर्स लिमिटेड में। इट इज़ नाउ वेल सेटल्ड दैट द वर्ड सफिशिएंट कॉज शुड नॉट बी गिवन अ रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग ऑफ कोर्स। Company is fully entitled to examine as to whether the formalities required such as signature, stamp, सब कुछ प्रॉपर था कि नहीं। Transfer would not involve violation of any of the provisions of the Companies Act etc. राइट। तो कंपनी कुछ कुछ स्पेसिफिक रीजंस का नाम डाल के मना कर सकती कि मैं शेयर ट्रांसफ़र नहीं करूँगी, राइट। इसमें अब तुम्हारा स्पेसिफिक रीजंस तो नहीं दिया है, बस यही बोला है कि वो आर्बिट्ररीली एक्ट नहीं कर सकता, उसके पास एक प्रॉपर रीजनेबल होना चाहिए जस्टिफिकेशन कि क्यों मैं मना कर रहा हूँ, राइट। और लास्टली उसने बोला कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान दिया जा सकता है। वो जो पॉइंट्स दिए ना, बुलेट पॉइंट्स, उसके बस पहले वाले 3 लाइन देखो। इट मे बी नोटेड दैट अंडर द स्कीम ऑफ सेक्शन दिस ऑफ द कंपनीज एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट while granting or declining to grant approval for acquisition of shares required to examine the various factors such as the impact of acquisition on the management of the company, the impact whether such impact is desirable, the existing legal obligations of the company, and whether such transfer itself would place the company in a situation to make breach or certain contractual obligations etc. right? रिफ्यूजल टू ट्रांसफर।
हाँ जी, रिफ्यूजल टू ट्रांसफर। आपने कौन सा पॉइंट पढ़ा फर्स्ट? जो केस लॉ तरह शुरू हुआ गुजरात वाला, गुजरात वाले केस के बाद कुछ 3 पॉइंट्स दिए हैं उस केस में, इम्पैक्ट वाला, फिर वेदर सच इम्पैक्ट इज डिजायरेबल, यही 3 पॉइंट्स बस, और वेदर सच ट्रांसफर वुड प्लेस द कंपनी इन सिचुएशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है, वो और वो पॉइंट्स के ऊपर के बस 3 लाइन थी, इट मे बी नोटेड दैट अंडर द स्कीम ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आया प्रॉपर। अगला द ट्रिब्यून नहीं, हाँ ठीक है, अगला रिफ्यूजल टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 58 ऑफ द कंपनीज एक्ट। उफ, इसमें अब वही है यार, देखो द सिक्योरिटीज और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी शैल बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। अगर नहीं किया तो वही 30, 60, 90, नया न्यू नहीं है कुछ भी, पब्लिक में भी वही 30, 60 वही। डन। बढ़िया। तब तुम्हारा 4th पॉइंट पर आ जाओ, 1 2 3 तो सेम थे, राइट। 4th में क्या लिखा है, द ट्रिब्यूनल वाइल डीलिंग विद एन अपील में आफ्टर हियरिंग द पार्टीज ईदर डिसमिस द अपील और बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन शैल बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी, है ना। या तो उसको बोल देगा जा इधर से, कोई काम नहीं है तेरा, अपील फाइल फालतू है तेरी, वॉट एवर, डन। या तो कंपनी को बोलेगा कि इसका नाम डाल, तूने क्यों नहीं इसका नाम इनपुट किया एज अ ट्रांसफरी, तो नाम डाल इसका। तो अगर कंपनी को फिर अगर ऑर्डर आ गया ऐसे तो कंपनी को कंप्लाई करना है कितने दिन में, 10 दिन में ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, और उसके बाद उसके अलावा और डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड ऑल्सो डायरेक्ट डैमेजेस टू पे टू द अग्रीव्ड पार्टी। इफ अ पर्सन कॉन्ट्रवीन्स द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल अंडर दिस सेक्शन ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट 1 year और विच मे एक्सटेंड टू 3 years और फाइनल। ठीक है, डन है, सही। अपील अगेंस्ट द रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। उफो, यहाँ पर अब क्या हुआ, अगेन अगर अपील करनी है हमें, क्यों, क्योंकि ये क्या नाम है इसका, कि कंपनी ने कोई मेंबर्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ऑल्टरेशन की है, उसके रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग अपील कर रहे हैं। पर यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अपील अगेंस्ट द रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, राइट। तो रेक्टिफिकेशन हम किस तरफ से कर सकते हैं, लॉजिकल लेजिबल रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए ना, उन्होंने कोई बैकडेटेड रेक्टिफिकेशन कुछ अलग किया होगा तो, करेक्ट। तो एक बार बस पढ़ लेते हैं यार, इसमें भी ना मेरे पास ऐसे अलग से नहीं है कुछ। इफ़ द नेम ऑफ एनी पर्सन इज़ विदाउट सफिशिएंट कॉज एंटर्ड, ये पढ़े हुए हमने एग्जैक्ट लाइन्स पढ़े हैं कि उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया, जिसका नाम नहीं आना था डाल दिया, जिसका आना था उसका डाला नहीं, जिसका डालना था उसको डिले कर दिया, तो ये सारी गड़बड़ करी है उन्होंने अननेसेसरीली। अगर ऐसा कर दिया तो पर्सन एग्रीव्ड और एनी मेंबर ऑफ द कंपनी, इसी पैराग्राफ में 4th 5th लाइन दिया हुआ है, द पर्सन एग्रीव्ड or any member of the company or the company may appeal to NCLT, inform NCLT 1 or to a competent court outside India specified by the central government by notification in respect of foreign members etc. तो वो लोग अपील कर सकते हैं कि भाई हमारा नाम तुमने किया नहीं ढंग से, राइट। बाकी रूल्स दिए हुए हैं, ट्रिब्यूनल में डिसाइड और फिर बाद में ऑर्डर कर देगा रेक्टिफिकेशन करनी है या नहीं करनी है, राइट। सही। उसके अलावा हु कैन फाइल, जिस बंदे को रिफ्यूज़ किया गया, राइट। तो या तो ऑन रिफ्यूजल टू रजिस्टर ट्रांसफर ट्रांसमिशन सिक्योरिटीज वेर इन ओनली ट्रांसफरी कैन अपील टू ट्रिब्यूनल एंड अपील अंडर सेक्शन 59 फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कैन बी मेड बाय मेंबर ऑफ द कंपनी और एनी अग्रीव्ड पर्सन और द कंपनी इटसेल्फ, राइट। अगर ऐसा कुछ है तो वैसे अनलाइक एन अपील अंडर 58 कौन सी वाली थी पीछे तुम्हारी, ये रिफ्यूज़ल टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स वाली, ठीक है, कि मेरा नाम नहीं डाल रहे हैं, वो थी, वो उसी बंदा कर सकता है जो बंदे का नाम नहीं डाला। पर यहाँ पर अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ मेंबर्स में प्रॉब्लम करी है ना, तो कोई भी बंदा अपील कर सकता है जो इंसान के साथ ये रेक्टिफिकेशन वाला एरर हुआ है, तो या तो वो बंदा या तो कोई मेंबर ऑफ द कंपनी ऑलरेडी या तो कंपनी खुद भी, ठीक है। वो लोग अप्लाई करेंगे ट्रिब्यूनल को फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कैन बी मेड बाय मेंबर ऑफ द कंपनी और एग्रीड पर्सन, ठीक है। फर्दर इन केस ऑफ फॉरेन मेंबर हुआ या डिवेंचर होल्डर हुआ रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, द अपील कैन बी प्रेफर्ड एट कॉम्पिटेंट कोर्ट आउटसाइड इंडिया। इन दिस रिगार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्पेसिफिकली नोटिफाई कॉम्पिटेंट कोर्ट आउटसाइड इंडिया विच वुड हियर द मैटर्स फॉर रेक्टिफिकेशन। आ गया, डन है। अगला टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील, नो टाइम लिमिट प्रोवाइडेड, मजे करो। हाउ एवर कुछ होगा अंदर फिर, लिमिटेशन एट 3 years। वैसे टाइम लिमिट यहाँ पर नहीं है पर डन साथ में
एप्लीकेशन टू NCLT फॉर डायरेक्शंस फॉर कॉलिंग द AGM एंड अदर मीटिंग। फिर से इनको ऐसे पता नहीं, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है ऐसे, तो हम पढ़ेंगे, हमें भी आ रहा है। सेक्शन, अब रूल थे ना पहले, अब सेक्शंस आ गए हैं। सेक्शंस 97, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल AGM। तो वी नो दैट इट हैज़ द पावर, यू विल बी एबल टू रीड इट ना। कोई डिफॉल्ट हुआ इन होल्डिंग द AGM, कंपनी कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल टू कॉल, कि भाई कंपनी या कैन अप्लाई या द कंपनी के मेंबर्स कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल कि भाई इनको बोलो मीटिंग करवाए, राइट। तो मीटिंग करवाई जाएगी। फिर उसके बाद एक जनरल मीटिंग जो की जाएगी शैल बी सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड मे बी डीम्ड टू बी एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी अंडर दिस एक्ट, राइट। बस सिंपल ना, ये तो आगे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर्स एक्सेट्रा, ये वो वाला है EGM वाला, रिक्वेजिशनिस्ट वाला EGM करते हैं। इफ़ फॉर एनी रीज़न इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू कॉल अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी, ये था ना, ट्रिब्यूनल तब भी बोल सकती है। तो ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ द कंपनी टू बी कॉल्ड एंड हेल्ड कंडक्ट सच मैच ट्रिब्यूनल थिंक फिट, एक्सिलरी कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस दे दिए, सब कुछ इन अकॉर्डेंस विद द मोड, वो सेम है, एग्जैक्ट कंपनी लॉ का वही सेक्शन चेप दिया यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट, कैन अ कंपनी मे अप्लाई फॉर AGM, है ये क्या बात हुई? नंबर करते कंपनी कैन अ कंपनी अप्लाई फॉर कॉलिंग AGM, तो हाँ पढ़ लेते ना। CLB इन इट्स, वो कंपनी लॉ बोर्ड पुराना, in its decision in this case it is clear that a member and not the company is empowered to invoke the provisions. Any application if filed by the company will be bad in law and will be treated as ab initio defective, as the company can't seek direction against itself. Simple. मेरी नॉट फाइल केस अगेंस्ट इटसेल्फ वाला रूल। हाँ, कि कंपनी के अंदर अगर मीटिंग नहीं हुई तो मेंबर्स बोलेंगे ना मीटिंग नहीं करी, करवाओ, सिंपल है। पर अगर कंपनी के अंदर मीटिंग नहीं हुई और किसी बंदे ने कंपनी के ही नाम पर केस फाइल कर दिया कि मीटिंग नहीं करवाई इस कंपनी ने, करवाओ, तो मैं तो खुद का ही कंप्लेन कर रही हूँ ना, मैं अपने आप जा रही हूँ कि मैंने डिफ़ॉल्ट किया है, मुझे सज़ा दो, राइट। तो कंपनी खुद के ही अगेंस्ट केस नहीं कर सकती है टू कॉल फॉर AGM। आया, डन। अब अगला, प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन। बस ये सिंपल वो हम पीछे पढ़ के आए हैं, प्रोसीजर भी एक बार देखोगे। प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन और पिटीशन टू बी फाइल्ड, पहले तो ध्यान दो कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, फिर NCLT 1 तुम फाइल कर दोगे अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स NCLT 2। पॉइंट नंबर 1A B डन, ठीक है। C बोला क्या, सबको जो भी जाएगा वो ट्रिप्लिकेट में जाएगा, राइट। उसके अलावा रीजंस टू रिकॉर्डेड इन राइटिंग, डायरेक्ट अ बेंच अदर देन अ बेंच विच हैज़ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, आप वो लोग एजुडिकेट कर देंगे इस चीज़ को। उसके अलावा सीक्वेंस इन विच डिटेल्स टू बी मैंशनड, वो प्रॉपर सीक्वेंस में होगा। फिर उसने यहाँ पर बोला हुआ देखो, सारी हेडिंग्स NCLT 4 वाले फॉर्म में होगी। उसके अलावा जुरिस्डिक्शन मेंशन करो, लिमिटेशन पीरियड मेंशन करो, फैक्ट ऑफ द केस मेंशन करोगे, रिलीफ क्या चाहिए आपको वो मेंशन करोगे, फॉर डिटेल्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे, इस तरीके से आप फाइल कर दोगे। उसके अलावा देन यू विल फाइल एन एफिडेविट कि भाई जो भी ट्रू है जो मैं बोल रहा हूँ। उसके अलावा वकालतनामा, ये वही वकालतनामा एक बार रीड कर ले। एवरी एप्लीकेशन और पिटीशन शुड ऑल्सो बी अकम्पनीड बाय वकालतनामा, कुछ नहीं बताएंगे लोग, सॉरी। उसके अलावा मेमो ऑफ अपीयरेंस is required to be filed in NCLT 12 by the practicing CS or chartered accountant appearing before the tribunal for representing their client. कंपनी खुद नहीं आ सकती है ना, तो ये मेमो ऑफ अपीयरेंस की आई विल बी अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। उसके अलावा एन इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म NCLT 1 अकम्पेनिड बाय सच अटैचमेंट इन NCLT 3। फिर एक डेट फिक्स की जाएगी हियरिंग की, उस दिन या तो हियरिंग होगी या तो एडजर्न्ड होगी या वट एवर। इफ द एप्लीकेंट डज नॉट अपीयर, वही वो एक्स पार्टे और डिसमिस और वो वाली चीज़ें, राइट। अगर आपने अगला वेदर पिटीशन और एप्लीकेशन हैज़ बिन डिसमिस्ड फॉर डिफ़ॉल्ट, तो फिर आप 30 दिन के अंदर फाइल कर दो कि सॉरी हमसे गलती हो गई, हम सफिशिएंट कॉज की वजह से नहीं आ पाए। डिश डन। उसके बाद तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर कॉलिंग और ऑब्टेनिंग डायरेक्शन टू कॉल AGM 97 सेक्शन दिया है, छोटा सा टॉपिक दिया है, उसको काट दो खुशी खुशी, कुछ मत रखना वो छोटे टॉपिक को, लेकिन पर कट कर दो। डन। अब आएगा तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर प्रोसीजर एंड अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर्स एंड अमालगमेशंस।
ये चीज़ का ना प्रोसेस है पूरा, और ये प्रोसेस तुम्हारा इस पेज से 31 वाले पेज से शुरू हो रहा है, 2 3 4 5 6 तक जा रहा है, ठीक है। 6 भी नहीं एक्चुअली, अगले पेज भी थोड़ा बहुत है, राइट। वो आगे के सेक्शंस वो थोड़े बहुत फिर भी अलग हो जाएंगे, बट ये इतने 6 से पेज का सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस है, तो इतना बड़ा प्रोसेस तो नहीं पूछ सकते हैं वो लोग। इस प्रोसेस को ना समराइज्ड फॉर्म में मैं तुम्हें लिखवा दूंगी, राइट। तो ये 6 पेजेस वी कैन ईजिली स्किप फॉर नाउ, राइट। दिस विल बी डन। आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू ऐसा ऊपर ऊपर से एक बार। This is application for merger and acquisition. हाँ, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ऊपर ऊपर से, ताकि हमारा ऐसा ना हो कि कुछ रह गया बीच में। तो एक मैं इसकी करके फ़ोटो खींच के तुम्हें भेज देती हूँ, या तो तुम्हें लिखना है भी अगर, क्योंकि इसमें से मत पढ़ना, नो पॉइंट रीडिंग इट फ्रॉम हियर, ना याद होने वाला है ना इतना पूछने वाला है कोई, ठीक है। एक बार दोगे वो नोट्स मेरे? हाँ ठीक है, एक बार है ना बस सुन लो प्रोसेस क्या है छोटा मोटा, और हम देख लेते हैं। ये प्रोसेस अंडर सेक्शन 230 है ना, हाँ सेक्शन 230 एंड 232 का प्रोसेस माना जाएगा। इस प्रोसेस में स्पेसिफिकली अब क्या बोला गया कि इफ़ फॉर एग्जांपल पर्सन वांट्स टू अप्लाई फॉर मर्जर और अमेलगमेशन, राइट। तो अगर उसको मर्जर या अमेलगमेशन करनी है किसी कंपनी की, तो फिर सबसे पहला काम क्या होगा? कुछ भी डिसाइड करोगे तो क्या होगा? बोर्ड मीटिंग, बस। तो पहला तुम बोर्ड मीटिंग करोगे, उस बोर्ड मीटिंग के लिए फिर आगे बात करने वाले हो, राइट। बोर्ड मीटिंग करने से पहले 4 डायरेक्टर इकट्ठे होने से पहले भी एक और काम हम कर लेते हैं, क्या? आर्टिकल्स चेक कर लो, अथॉरिटी है ये काम करने की। अगर नहीं है अथॉरिटी तो फिर जो बोर्ड मीटिंग करने वाले थे उसके अंदर फिर आर्टिकल्स भी तो अमेंड होंगे, तो पहले चेक कर लो हमारे पास ये अथॉरिटी है या नहीं है। तुमने वो किया। वंस दैट इज़ डन, नाउ यू विल फिक्स, और मतलब वो एक डेट फिक्स होगी आपकी बोर्ड मीटिंग के बाद की अपॉइंटेड डेट, जिस डेट में तुम्हारी वो वैल्यूएशन तुम देखोगे। याद एक मैंने आपको समझाया था 2 डेट्स होती हैं, एक अपॉइंटेड डेट होती है और एक रिकॉर्ड डेट होती है, कुछ इफेक्टिव डेट थी, हाँ रिकॉर्ड डेट और इफेक्टिव डेट हमने देखी थी। रिकॉर्ड डेट इज नथिंग बट अपॉइंटेड डेट। अब इफेक्टिव डेट कौन सी होगी? जब से शुरू हो गया। अपॉइंटेड डेट को होगी फिर। अपॉइंटेड डेट तो बिगिनिंग है ना, कि जैसे हम, हाँ तो फिर जब से शुरू हुआ, फिर जब से शुरू हुआ इज अपॉइंटिंग डेट, हाँ, और जब हो गया इज इफेक्टिव डेट, है ना। तो हमने अपॉइंटेड डेट की सारी वैल्यूएशंस देखनी थी, याद है कि हमने बोला था कि इस दिन से शुरू हुआ पर वैल्यूएशन फिर उस दिन की देखनी है, और हम मान लेते हैं कि इफेक्टिव डेट तक कोई काम नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उस कंपनी के नाम पर होना चाहिए, ऐसा कुछ याद आ रहा है। इफेक्टिव डेट व्हेन इट विल बी कंप्लीट, एवरीथिंग विल बी डन। अपॉइंटेड डेट विल बी द डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हमने बोर्ड मीटिंग करके और सब कुछ सोच साच के सब कर ही लिया है कि यार करना ही है, तो एक अपॉइंटेड डेट फिक्स कर लो। अर्लीस्ट तो हमारा वही होएगा ना कि भाई फिक्स कर लो अपॉइंटेड डेट कौन सी है आपकी, राइट। अपॉइंटेड डेट फिक्स करी जिस दिन का आपका वैल्यूएशन कंसिडर करने वाले हो। फिर देन अगेन आपने ये दोनों काम करने के बाद एक प्रॉपर अगेन बोर्ड मीटिंग करोगे जहाँ पर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे कि हाँ चलो अब डन है, अब हमें मर्जर अमेलगमेशन करना है, दैट इज़ डन। फिर तुमने वो स्कीम ऑफ अमेलगमेशन अपनी अप्रूव करवा ली। अडॉप्शन ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, जो वैल्यूएशन रिपोर्ट उस दिन की थी अपॉइंटेड डेट की, वो आप अप्रूव करवाओगे। फिक्सिंग ऑफ स्वॉप रेशियो। स्वॉप रेशियो क्या होता है? 2 कंपनीज मर्ज हो रही है, एक कंपनी के शेयर जाते हैं उसके बदले दूसरी कंपनी के मिलते हैं, याद आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक्स कंपनी वाई को खरीद रही है, तो सारा कुछ तो एक्स के पास आ गया, वाई के शेयर होल्डर के पास तो कुछ नहीं बचा ना, ऊपर तो कंपनी गायब। तो इसलिए वाई वाले शेयर होल्डर्स को एक्स वाले बोलते हैं कि तुम मुझे अपने शेयर सरेंडर कर दे, उसके बदले में तुझे अपने शेयर दे देता हूँ। आया समझ? वो स्वॉप रेशियो हमने पढ़ा था ये भी, आई थिंक, राइट। फिर तुम्हारे पास ये हो गया। उसके अलावा फिर तुम ये सब करने के बाद एनसीएलटी को अप्लाई कर दोगे, राइट। तो बेसिक कुछ पॉइंट्स है, आर्टिकल्स चेक किए, अपॉइंटेड डेट फिक्स की,
फिर तुम्हारी बोर्ड मीटिंग में तुम सारी चीज़ें डिस्कस करोगे कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स, अप्रूवल ऑफ स्कीम, अप्रूवल ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये तुम्हारा स्वॉप रेशियो और एप्लीकेशन टू NCLT, ठीक है। क्योंकि अब डिसाइड करते हो ना कौन बंदा है जो NCLT को अप्लाई भी करेगा, तुमने वो फिक्स किया। नाउ एप्लीकेशन टू NCLT जा रही है, उस एप्लीकेशन के अंदर तुम चेक करोगे कि अच्छा हाँ किसको एप्लीकेशन जानी चाहिए या किस हिसाब से एप्लीकेशन जानी चाहिए। अगर मान लो दोनों ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी एक ही जगह पर है तो एक ही एप्लीकेशन कर दो चलेगा, कंबाइंड एप्लीकेशन इसको बोल देते हैं। पर अगर ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी अलग अलग जगह पर है तो अलग अलग एप्लीकेशन करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये डन है यहाँ तक। NCLT के पास बात पहुँच गई है तो NCLT सबसे पहले क्या करेगी, अब खबर मंगवाएगी, समन दे दो, नहीं ये दे दो, फलाना ढिंगना। तो NCLT विल नाउ इशू समन्स, यहाँ तक साथ में है। NCLT ने समन्स इशू करे, उस समन्स के हिसाब से अब वो बोलेगी कि अच्छा हाँ कुछ मीटिंग करनी है मुझे तुम्हारे साथ, कोई क्रेडिटर्स का डेटा लेकर आओ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, NOC लेकर आओ, सारे डॉक्यूमेंट्स दो, राइट, दैट विल बी डन। तो अब वो सारी चीज़ें, मिनट्स, मीटिंग्स का सब कुछ आप NCLT के पास अब फाइल कर दोगे, डन। उसके अलावा एक चीज़ और जो होती है कि अब NCLT से बात हो गई है ना, तो अब हम सारे मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को इन्वॉल्व कर लें। दुनिया में ढिंढोरा पूछने से पहले आप पहले पूछ लो ना, जैसे पार्टी पे जाना है तो दोस्तों को मत बताओ मैं आ रही हूँ, पहले मम्मी को तो पूछ लो जाने देगी या नहीं, नहीं तो बेइज्जती होएगी। तो पहले NCLT को पूछ लो, NCLT ने सब कुछ हाँ हूँ कर दिया, फिर कंडक्ट अ मीटिंग ऑफ द मेंबर्स एंड द क्रेडिटर्स, ठीक है। अब मेंबर्स की मीटिंग में आपको क्या करना है, रेजोल्यूशन पास करना है। याद है हमने ना ये पढ़ा है रेजोल्यूशन पास कैसे होता था, इसका मर्जर अमैलगमेशन का रेजोल्यूशन कैसे पास होता था, दो तरफ से पास होता था। एक हम बोलते थे कि टोटल का एक स्पेशल रेजोल्यूशन और उसके अलावा सिर्फ पब्लिक वाले 50% भी हाँ बोले। याद है कुछ हल्का फुल्का CMSL में पढ़ा था हमने ये चीज़। दो तरफ से रेजोल्यूशन पास होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, एक 3/4 ऑफ द एंटायर, एक स्पेशल, उसके अलावा हमें एडेड अप्रूवल चाहिए होता है ऑर्डिनरी वाले का। जो पब्लिक वाले शेयर होल्डर्स हैं ना, सिर्फ वो वाले पब्लिक वाले, उनका मेजॉरिटी हाँ चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेजॉरिटी अगर मैंने 75% बोला, उसमें से मान लें 30-40% तो डायरेक्टर के पास ही है, राइट, तो हमें एक्चुअली पब्लिक के तो पता ही नहीं लगा कि उनकी हाँ है या ना है, तो इसलिए दो तरफ से रेजोल्यूशन पास करवाने बोलते हैं, ठीक है। अदर देन दैट आप क्या करोगे, वही वोटिंग करवाओगे और वो सब कुछ आप सब देख लोगे, कोरम प्रॉपर था। और उसके अलावा क्रेडिटर्स को क्या बोलोगे, क्रेडिटर्स को हम ये चेक करते हैं कि आई थिंक मिनिमम ऑफ 75% क्रेडिटर्स पे ऑफ हो जाएं। अगर नहीं हुए हैं तो फिर उनसे NOC ले लो कि भाई उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, NOC फ्रॉम 75%, इफ़ दे डोंट, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग NOC या नहीं हो रहा है तो फिर पे ऑफ कर दो सबको। ऐसा पढ़ लेंगे, लिखना ही है ना ये, वैसे भी हल्का फुल्का समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ, ऊपर से प्रोसेस। बाकी तुम्हारा फाइलिंग कर दोगे, वो न्यूज़पेपर में जाएगा, न्यूज़पेपर में जाने के बाद ऑब्जेक्शंस आएंगे, ऑब्जेक्शंस अगर सुनने हैं तो सुनेंगे, नहीं सुनने हैं तो फिर वो दोबारा NCLT फिर ऑर्डर पास कर देगी। फाइनली NCLT का ऑर्डर आया, NCLT का ऑर्डर INC 28 में आता है, वो आप फाइल कर दोगे ROC को विद इन 30 दिन ऑफ द ऑर्डर, बढ़िया। फिर डेट ऑफ फाइलिंग विल बिकम इफेक्टिव डेट बन जाएगी, वो दिन तुम्हारी जिस दिन तुमने ऑर्डर फाइल किया ना ROC को, वो इफेक्टिव डेट बन जाएगी। और लास्टली कॉपी ऑफ NCLT ऑर्डर इज अलॉटेड टू, इसकी और कॉपीज़ वो क्या बोलते हैं, अलॉटेड टू कॉपीज़ ऑफ MOA and AOA। अच्छा हाँ, MOA जो MOA AOA आपका बनेगा नया वाला, उसके अंदर NCLT का ऑर्डर आप इनकॉर्पोरेट कर दो, डन। यहाँ तक चीज़ें हल्की फुल्की, कुछ थोड़ी बहुत ही, कोई डाउट है कहीं पर भी बताओ, सही। अगला तुम्हारा अब क्या है, रूल 25, ये 2 पेज छोड़ के आई थिंक 25 नहीं, रूल 25 पेज नंबर मेरे में 12.37 है, सेक्शन 2327 के बाद। ये ज़्यादा दूर नहीं, बस ये रूल 3 स्टार्ट होता है ना तुम्हारा, सारा प्रोसेस, सारे सेक्शन शुरू हैं। रूल 25 मर्जर एंड अमैलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनी। हाँ जी, पेज नंबर क्या है इसका है 12.37। हाँ 12.37।
एंड रूल 25 डन। अब सर्टन कंपनीज में लिख लो, सर्टन कौन सी हैं, या तो दो स्मॉल कंपनी के बीच में, या तो अ स्मॉल एंड अ स्टार्टअप कंपनी के बीच में मर्जर हो रहा है, ये दो सर्टन कंपनीज हैं। डन। सही, शाबाश। अब ये इधर थोड़ा सा खाली पंगा क्या है कि स्मॉल स्टार्टअप कंपनी में थोड़ा सा घबराते हैं लोग कि भाई बंद ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए इनका, तो हम एक्स्ट्रा ध्यान रख रहे हैं। प्रोसेस सारा वही होएगा, बस वही जो हम लोग वो इधर है ना फॉर्म नंबर बता दिए कि भाई CA है ना, हाँ CA 9 में हमने वो नोटिस भेजना है, राइट। फिर तुम्हारे 10 में वो डिक्लेरेशन हो जाएगी कि भाई हम सॉल्वेंट हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा जो तुमने लोगों को पब्लिकेशन दी उसके ऑब्जेक्शंस आ जाएंगे, वही सारी चीज़ें दी हुई हैं। सी पढ़ो मैं इसको, है ना। अब पहला तुम्हारा टॉपिक है नोटिस ऑफ द प्रपोज्ड स्कीम अंडर क्लॉज A ऑफ सेक्शन 233 ऑफ द कंपनीज एक्ट टू इनवाइट ऑब्जेक्शंस और सजेशंस फ्रॉम द रजिस्ट्रार एंड ऑफिशियल लिक्विडेटेड। और यार ये मज़ा नहीं आएगा ऐसे, इसका मैं शॉर्ट करके लिख देते हैं। ये किया हुआ है मैंने, पर ये मुझे ही राइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं नहीं लिखा ही हुआ है मैंने चार्ट बना के, ये तो मैंने तुम्हें लिखवा ही देना है, राइट। एक बार आज ये ख़त्म कर लेते ना, फिर तुम्हारा ये जो प्रोसेस है वो मैं लिखवा दूँगी। ये अब हम आएंगे, ये हुआ। इसके बाद तुम्हारा एक सेक्शन है 233 अगले ही पेज पे मिला। तुम्हारे वो जो पॉइंट्स है ना रूल 25 के 8 पॉइंट्स हैं कुछ, 233 मिल गया। 233 उसको कट कर दो एकदम ऐसा बिना डरे। 233 तुमने कट कर दिया, 2351 पर आ गए, यहाँ आ जाओ। सेक्शन 2351 वहाँ पर लिख लो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स का एक प्रॉब्लम है, अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है, राइट। कंपलसरी एक्विजिशन में याद है 90% तक का हम अक्वायर कर लेते थे, CMSL में हल्का फुल्का आपने पढ़ा था, राइट। तो बाकी के बचे जो शेयर होल्डर्स हैं वो 10%, वो तो तिन्नी मिन्नी से शेयर होल्डर्स हैं, उनका क्या प्रॉब्लम तो है ना, उनका क्या होगा। तो फिर अगर उनको नहीं करना था और ये सब, तो बट है ना इवेंचुअली दे डोंट हैव एनी से इन दैट। अगर कंपनी अक्वायर ही हो रही है तो फिर उनको अपने शेयर टेंडर करने पड़ेंगे। हम कुछ लोगों की वजह से इतना बड़ा अमेलगमेशन तो रोकेंगे नहीं कि तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा, राइट। तो इन दैट केस अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं और कंपलसरी एक्विजिशन हो ही रहा है, तो हम ना वो जो आपके डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होंगे, वो छोटे मोटे जो शेयर होल्डर्स होंगे, उनको 4 मंथ्स का नोटिस भेजेंगे। 4 मंथ्स के लिए बोलेंगे कि इतने टाइम में कि अपने शेयर टेंडर कर दो, हमें दे दो, हमें बेच दो, ये प्राइस हम दे रहे हैं बढ़िया, हमारे शेयर टेंडर कर दो। अगर उन्होंने नहीं किया तो वो 4 महीने ख़त्म होने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर हम उनका कंपलसरी एक्विजिशन कंडक्ट करवाएंगे। कंपनी कंपलसरी एक्वायर हो जाएगी, उनके शेयर सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। देयर शेयर्स विल बी अक्वायर्ड बाय द अक्वायरर लेटर ऑन। अगर वो आते हैं तो उनको उनके पैसे मिल जाएंगे, ठीक। दे विल नॉट हैव एनी राइट ओवर द शेयर्स ऑफ द कंपनी, करेक्ट। तो या तो यहाँ पढ़ लो, या तो जो मैंने बोला वो लिख लो एकदम ऐसा शॉर्ट शूट करके, ठीक है। लिख लो छोटा छोटा। शेयर होल्डर्स विल गेट 4 मंथ्स, शेयर होल्डर्स विल गेट 4 मंथ्स to tender their shares। लिखा, उसी में ही एरो करके लिख लो इफ नॉट टेंडर्ड विद इन 4 मंथ्स, इफ नॉट टेंडर्ड विद इन 4 मंथ्स, ठीक है। एरो करके लिखना विद इन 2 मंथ्स एट द एंड ऑफ 4 मंथ। आ रहा है समझ टाइमलाइन?
4 महीने ख़त्म होने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर, विद इन 2 months आफ्टर द एंड ऑफ 4 months, एरो करके लिखो, कंपनी विल कंडक्ट compulsory acquisition of their shares comma which will be cancelled कंपनी में conduct compulsory acquisition of their shares comma which will be cancelled and issued to the कौन, ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी हो ना, हाँ, एंड इशूड टू द, या तो इशूड इन फेवर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। सही। ये अब तुम्हें पैराग्राफ अगर रीड करना है तो कर लो, ये सब यही है, बस इतना ही है, विद इन 2 months और सारा, ठीक है, यू कैन गो थ्रू इट। अगला रूल 28 नॉट इम्पॉर्टेंट, जो भी आपका ये सर्कुलर इशू होगा ना, ये जो भी आप सर्कुलर इशू करोगे रिगार्डिंग द ट्रांसफर एक्सेट्रा विल कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, बस, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा है अब ये जो फॉर्म्स है ना, ये फॉर्म्स वैसे अच्छे हैं, सब सही है, काम के हैं, पर ये फॉर्म्स तुम्हें ड्राफ्ट नहीं करने होते हैं कभी भी लाइफ में। ये एनसीएलटी के फॉर्म्स हैं जो तुम्हें भर के देने होते हैं, ये तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर देम, यू विल नेवर बी ड्राफ्टिंग दीज फॉर्म्स, यू विल जस्ट बी फिलिंग अप दीज फॉर्म्स, सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर ना, क्योंकि जो भरनी चीज़ है तुम्हें वहाँ पर, तो तुम वैसे ही डैश डाल रहे हो, तो तुम सीख क्या रहे हो, करेक्ट। तो ये चीज़ का वैसे कोई काम नहीं है, आई वुड नॉट सजेस्ट टू रीड इट और वेस्ट योर टाइम, पर क्योंकि नहीं पता सीएस वाले कब क्या सोचते हैं, तो एक रीड मार्क कर लो उस पर बस कि क्या हो रहा है, बस एक नहीं रहेगा याद, तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, पूरा फॉर्म है, और ये फॉर्म एनसीएलटी की लैंग्वेज में है, तो तुम इसको बदल भी नहीं सकते, तो फिर क्यों, अगर आ ही गया तो क्या ही हो जाएगा। बहुत कुछ ऐसा आता है जो छोड़ के, हाँ, तो ये नहीं हो सकता है, किसको कब क्या कौन सा फॉर्म दे रहे हैं। व्हाट यू कैन डू इज़ गिव इट इसे कभी एक दिन रात को नींद नहीं आ रही होगी तब ऊपर से रीड कर लेना, ठीक है, मस्त नींद आ जाएगी, फिर सो भी जाएंगे, बढ़िया, दोनों काम हो जाएंगे, ठीक। तो एक ऊपर से रीड कर लेना इसको, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू वेस्ट योर टाइम इन दिस, ठीक है। स्ट्रेट अवे कम टू 12.51 देन। पहुँच गए। एप्लीकेशन इन केस ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एंड क्लास, वही ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट क्लास एक्शन, फॉर्म्स के बाद हमारे 1 घंटे का हो गया होगा ना, ऑलमोस्ट 40 मिनट कुछ देख लेते हो, मैं हो तो रहा है ना।